Hello everyone. So in this problem it is given a concave mirror of radius of curvature r is kept on horizontal table. Like एक concave mirror को रखा हुआ है horizontal table पे जिसकी radius of curvature दी हुई है that is r and water having refractive index mu. Water जिसकी refractive index mu हम consider कर रहे हैं is poured into it up to height h. h height तक water को pour किया गया. अब देख लो यहाँ पे इस height तक राइट ये पूरा वाटर को पॉर किया गया. आफ्टर दैट दे आर आस्किंग वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड. ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे प्लेस करोगे राइट इस एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे प्लेस करोगे सो दैट कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कोइंसाइड कर जाए, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की पोजीशन सेम हो जाए. वो पोजीशन हमें कैलकुलेट करनी है. तो लेट्स से यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को कुछ यहाँ पे रखते हैं. एक पोजीशन आप कुछ कंसिडर कर लो. लेट्स से ऑब्जेक्ट की ये पोजीशन है तो हमें इस पोजीशन को कैलकुलेट करना है और ये डिस्टेंस भी हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं. यहाँ से जो ये डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को भी लेट से हम कुछ x एज्यूम करते हैं कि ये डिस्टेंस मान लो x है. तो इस x की क्या वैल्यू होनी चाहिए सो दैट कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कोइंसाइड कर जाए. तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि वो क्या कंडीशंस हो सकती है जिस कंडीशन में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कोइंसाइड कर जाए और उसके लिए हम थोड़ा सा हेल्प लेते हैं रे डायग्राम का. तो यहाँ से अगर आप फॉर एग्जाम्पल लेट से यहाँ से अगर आप किसी भी रे को यहाँ से मान लो ये एक इंसिडेंट रे है तो यहाँ से ये इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी और उसके बाद क्या होगा यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन हो जाएगा. यहाँ से इंसिडेंट रे आप लेट से ऐसे जाएगी और यहाँ से यहाँ भी एक रिफ्लेक्शन होगा और इस रिफ्लेक्शन के बाद ये रे जाके मिरर से टकराएंगी. यानी कि इस रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगा वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा. तो अगर ऑब्जेक्ट और इमेज को कोइंसाइड करना है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रेज को अपनी पाथ को रिट्रेस करना है. तो इस रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन एट दिस एयर वाटर इंटरफेस, इस रिफ्लेक्शन के बाद अगर ये रेज मिरर पे नॉर्मली स्ट्राइक कर जाए इसका मतलब हुआ जैसे ही नॉर्मली स्ट्राइक करेंगी तो ये रे अपनी पाथ को रिट्रेस कर लेंगी. सो आफ्टर दिस इफ द रेज स्ट्राइक लाइक दिस, ये कुछ नॉर्मली अगर कुछ इस तरीके से स्ट्राइक करती है राइट तो स्ट्राइक नॉर्मली करने के बाद ये अपनी पाथ को रिट्रेस करेगी और ऑब्जेक्ट इमेज दोनों एक ही जगह फॉर्म हो जाएंगे राइट. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बननी चाहिए वो इमेज एग्जैक्टली इट शुड बी फॉर्म एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कॉन्केव मिरर. क्योंकि हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज जाती है वो रेज बिल्कुल नॉर्मली जाती है और मिरर से नॉर्मली ही टकराती है. यानी कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनेगी वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और वो इमेज कहाँ बनना चाहिए फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद, वो एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर बनना चाहिए राइट. तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कैलकुलेशंस को करते हैं राइट. इस पॉइंट को यहां पे हम लिख लेते हैं. आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन at air water interface, the image should be formed at center of curvature of concave mirror. राइट तो लेट्स से मान लो आप कुछ ये इमेज कुछ यहाँ पे बन रहा है राइट मान लो कुछ इमेज, इसको कुछ मैं I1 बोल रहा हूँ, ये इमेज कुछ यहाँ पे बन रहा है. तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, r होनी चाहिए. अब चूंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, अगर ये टोटल r है यानी कि इस प्लेन सरफेस से ये डिस्टेंस कितनी होगी, इस प्लेन सरफेस से ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये वाली डिस्टेंस आपकी हो जाएगी कितनी, r माइनस h. क्योंकि यहाँ से ये वाली हाइट तो h है ना, ये वाली हाइट h है यानी कि दिस विल बी r माइनस h हो जाएगी ये प्लेन सरफेस. सो बेसिकली दिस इज द इमेज डिस्टेंस. इस प्लेन मिरर से जो ये इमेज बन रहा है तो ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगी राइट. सो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम
यहां पे लगाते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। सो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर एयर वाटर इंटरफेस रिफ्रैक्शन। Air water interface reflection. So it is mu2 divided by V minus mu1 by U is equal to mu2 minus mu1 divided by R। अब mu2 क्या होता है? mu2 होता है रिफ्रैक्टेड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टेड मीडियम, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रेज है। तो रिफ्रैक्टेड रेज किस में जा रही है? ये तो वाटर में जा रही है ना, तो वो म्यू लिखोगे आप। सो म्यू डिवाइडेड बाई वी। वी हम क्या लिखेंगे? वी हम लिखेंगे आर माइनस एच विथ माइनस साइन, करेक्ट नो? क्योंकि प्लेन सरफेस, ये तो प्लेन सरफेस है ना, यहां से जो इमेज बन रही है यहाँ पे, ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी है? आर माइनस एच, तो हम लिखेंगे आर माइनस एच, राइट? सो दिस इज आर माइनस एच विथ माइनस साइन माइनस म्यू वन क्या है? इंसिडेंट मीडियम, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये तो एयर में है ना, ये वाली मीडियम आपकी एयर है, ये वाली मीडियम एयर है, सो इट इज 1। तो 1 डिवाइडेड बाई यू। यू क्या हुआ? यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, ये हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एक्स विथ माइनस साइन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस साइन के साथ, तो ये प्लस हुआ ना एक्स। और म्यू टू इज म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज इन्फिनिटी। तो ये वाला टर्म तो आपका 0 हो गया, करेक्ट? सो दिस बिकम्स, तो ये जो हमारी हो गई, यहां से आपका हो गया 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स की जो वैल्यू आ गई 1 बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस म्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस एच, राइट? और यहाँ x की वैल्यू ही तो हमें कैलकुलेट करनी है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैलकुलेट करनी है। तो x इज इक्वल टू आर माइनस एच डिवाइडेड बाई म्यू, राइट? सो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r माइनस एच बाई म्यू फ्रॉम द प्लेन सरफेस। ये जो एयर और वाटर का इंटरफेस है, वहां से r माइनस एच बाई म्यू डिस्टेंस पे इस ऑब्जेक्ट को रखना है। और यहाँ पे हम इस पॉइंट को भी लिख देते हैं कि ये डिस्टेंस कहाँ से है। तो ये जो बेसिकली डिस्टेंस है, दिस इज फ्रॉम प्लेन सरफेस, ये जो एयर वाटर इंटरफेस है, राइट? तो ये हमारा बेसिकली आंसर हुआ इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं, राइट? इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन ए पॉइंट सोर्स S इज प्लेस्ड। एक पॉइंट सोर्स S है, उसको हमने प्लेस किया हुआ है बिटवीन टू कन्वर्जिंग मिरर्स। कन्वर्जिंग मतलब दो कॉनकेव मिरर्स। सो वी हैव टू कॉनकेव मिरर्स और उनके बीच में एक पॉइंट सोर्स को प्लेस किया हुआ है, हैविंग इक्वल फोकल लेंथ। दोनों की जो फोकल लेंथ है वो इक्वल है, सेम फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ मान लो f है और ये फोकल लेंथ भी f है, और इसको एग्जैक्टली बीच में रखा हुआ है। दिस इज S इज द मिड पॉइंट, ये है आपका मिड पॉइंट पे रखा हुआ, करेक्ट नो? और हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ d। d की आप वो वैल्यू कैलकुलेट करो। d क्या है? दोनों के बीच में डिस्टेंस है। d इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कॉनकेव मिरर्स। इन दोनों कॉनकेव मिरर के बीच की डिस्टेंस है d। तो हमें d की वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर विच ओनली वन इमेज इज फॉर्म, जिसके कारण d की क्या वो वैल्यू होगी, सो दैट कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो S पे रखा हुआ है, जो मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, वो उसकी बस एक ही इमेज फॉर्म करे, उसकी इमेज एक ही फॉर्म करे। तो अब इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं उसको हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। अब देखो, इसकी जो पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट, इसकी जो केस 1 हो सकती है, केस 1 पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो पॉइंट S है ना, ये पॉइंट S, इफ
this point, if this point is center of curvature for both the mirrors, करेक्ट नो? अगर ऐसी एक पॉसिबिलिटी हो जाए कि ये जो पॉइंट एस है, अब चूंकि ये मिड पॉइंट में, यहां इस पॉइंट एस से दोनों ही मिरर्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं और दोनों की ही फोकल लेंथ एफ है, राइट? तो अगर ये जो सी एस पॉइंट है, अगर ये मान लो इन दोनों मिरर्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाए, तो अगर हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो तो उसकी इमेज कहां बनती है? उसकी इमेज तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, राइट? सो इफ दिस एस पॉइंट बिकम्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दीज टू मिरर्स, तो उस केस में क्या होगा? उसकी केस में इसकी एक ही इमेज बनेगी, राइट? पहली वाली जो मिरर M1 है वो भी इमेज वही बना देगी और दूसरी वाली जो मिरर है वो भी इमेज वही बनाएगी, यानी कि सेम इमेज बनेगी, यानी कि एक ही इमेज बनेगी, राइट? तो उसकी पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि S पॉइंट जो है वो दोनों ही मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह काम करे। और अगर ये दोनों ही मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पॉइंट S, इसका मतलब यहां से जो डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस है, यहां से जो ये वाली डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये कितनी होगी? ये 2f होगी, राइट? और यहां से जो ये डिस्टेंस है ये कितनी होगी? ये भी 2f होगी, राइट? सो 2f प्लस 2f 4f, यानी कि d की वैल्यू कितनी होगी? d की वैल्यू हो जाएगी 4f। सो ये तो पहली पॉसिबिलिटी होगी कि इस केस में जो d की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 2f प्लस 2f, राइट? दैट इज 4f। सो दिस कुड बी द फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि d की वैल्यू 4f हो जाए, तो इसकी सिर्फ एक ही इमेज बनेगी। अब इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आप उसको एक्सप्लोर करो। तो इसकी जो दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसको हम लेट्स से केस 2 बोलते हैं, राइट? दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे मान लो कि ये जो पॉइंट S है, ये पॉइंट S है, राइट? ये पॉइंट S अगर दोनों ही मिरर्स के लिए फोकस का काम करे, यानी कि S जो है ये फोकस हो, ये जो है फोकस वाला पॉइंट हो, ये जो S है ये फोकस हो, तो हमें तो पता है कि कोई भी रे जब फोकस से जाती है तो वो मिरर से अगर टकराती है तो फिर क्या होती है? वो पैरेलल हो जाती है। तो जैसे अगर आप रे डायग्राम डाल के थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, सो इफ यू लुक हियर द सिचुएशन कुड बी लाइक दिस। यहां से लेट्स से यहां से कोई रे ऐसे निकलेगी, राइट? यहां से अगर जाती है रे ऐसे फोकस से होके जाती है, अगर एस पॉइंट मान लो दोनों ही मिरर के लिए फोकस है, राइट? तो यहां से जैसे मान लो इस वाले मिरर पे जाती है, इस वाले मिरर से टकराएगी। आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन? द रे विल बिकम पैरेलल, ये रे पैरेलल हो जाएगी। सो दिस रे विल बी पैरेलल लाइक दिस, ये रे कुछ इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी और ये पैरेलल रे क्या करेगी? इस मिरर से टकराएगी। फॉर एग्जांपल इसे कुछ मैं लेट्स से दिस M1 and this mirror I am saying this M2. So this rays, right, goes first strike M2, after M2 it becomes parallel to the principal axis और ये M1 से स्ट्राइक कर रहा है। और हमें पता है कि कोई भी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली मिरर से टकराती है तो वो क्या होता है? आफ्टर दैट इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर, यानी कि इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये जो रेज है ये कुछ इस तरीके से इस फोकस से पास कर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, आप देख लो ऑब्जेक्ट और इमेज बिल्कुल वहीं पे ही बन रहा है, राइट? इमेज बिल्कुल एस पे ही बन रहा है इसका, दोनों रिफ्लेक्शन के बाद। पहली मिरर M1 और M2 दोनों से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज वहीं पे बन रहा है, यानी कि इसकी सिर्फ एक ही इमेज बन रही है, इमेज की पोजीशन में कोई चेंज हो नहीं रहा है। और सेम सिचुएशन विल बी फॉर द अदर केस ऑल्सो, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इफ दिस S एक्ट्स एज द फोकस, ये अगर M1 M2 दोनों ही मिरर के लिए फोकस का काम करे, राइट? इसकी डिस्टेंस कुछ इस तरीके से हो कि M1 मिरर और M2 मिरर दोनों का ही फोकस S पे लाई करे, तो उस केस में भी सिर्फ इसकी एक ही इमेज बनेगी, राइट? सो द अदर सिचुएशन इज दिस F प्लस F, इसकी वैल्यू D, यानी कि D की जो वैल्यू है, D की वैल्यू 2F, D की वैल्यू 2F, राइट? सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, ऐसी दो पॉसिबिलिटीज हैं, D की दो वैल्यूज ऐसी पॉसिबल हैं, सो दैट कि इस केस में जो इमेज है सिर्फ एक ही इमेज फॉर्म करे। D की वैल्यू 4F भी हो सकती है और D की वैल्यू 2F भी हो सकती है। सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम आते हैं।
Now into this problem it is given we have two mirrors. एक तो कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे आप देखो ये वाला जो मिरर है कॉनकेव मिरर है और ये वाला जो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर है, राइट। और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक पॉइंट सोर्स S है is placed between these two mirrors. The source is placed at a distance 30 centimeter from M1, right? So this distance, ये वाली जो distance है ये 30 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, यहां से ये distance 30 सेंटीमीटर है, right? After that they are saying the focal length of each of the mirror is 20 सेंटीमीटर. दोनों ही मिरर्स की जो फोकल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर, राइट। यानी कि जो इसकी फोकल लेंथ है दिस इज 20 सेंटीमीटर और जो इसकी फोकल लेंथ है वो भी है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दोनों ही मिरर की 20 सेंटीमीटर ये दी हुई है। कंसिडर ओनली द इमेज फॉर्म बाय मैक्सिमम ऑफ टू रिफ्लेक्शंस। व्हाट वी हैव टू कंसीडर हियर, हमें यहाँ पे कंसीडर करना है कि जो फाइनल इमेज बन रहा है वो मैक्सिमम दो रिफ्लेक्शंस को ही कंसीडर करना है, हमें दो रिफ्लेक्शन से ज्यादा कंसीडर नहीं करना है। सो वी हैव टू एज्यूम कि जो फाइनल इमेज बन रहा है वो हम कंसीडर करेंगे जस्ट कंसीडरिंग टू रिफ्लेक्शंस, हम दो रिफ्लेक्शंस को कंसीडर करेंगे, राइट। सो कंसीडरिंग only the image formed by the maximum of two reflections, it is found that the one image is formed on the source itself. यानी कि दो रिफ्लेक्शंस के बाद जो इमेज बन रहा है, दो रिफ्लेक्शंस के बाद जो इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है, वो ऑब्जेक्ट पे ही बन रहा है। यानी कि जैसे मान लो कि एस जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है हमारा, यहां से एक रे निकली, वो रे जाएगी पहले M1 से स्ट्राइक की, तो M1 से उसका रिफ्लेक्शन हुआ, M1 से रिफ्लेक्शन हुआ, M1 ने उसकी इमेज को बनाया, तो M1 ने जो उसकी इमेज को बनाया दैट इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर M2, वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, राइट। उसके बाद M2 जो इसकी इमेज बनाएगी वो M2 इसकी इमेज कहां पे बनाएगी, वो भी S पे ही बना देगा, राइट। सो ऐसा हो रहा है। सो फॉर दिस टू हैपन it is found that one image from the source itself, find the distance between the two mirrors. तो दोनों ही मिरर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। आई होप कि क्वेश्चन आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। तो ये तो पहला पार्ट है। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में ये है कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, राइट। और इनके बीच में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस M1 से दी हुई है कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि हमें बस दो ही रिफ्लेक्शन को कंसिडर करना है, देयर कैन बी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, राइट। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये एज्यूम करना है कि जो फाइनल इमेज बन रही है वो फाइनल इमेज दो रिफ्लेक्शंस के बाद बन रही है। पहला रिफ्लेक्शन मान लो M1 पे हो रहा है और दूसरा रिफ्लेक्शन M2 पे हो रहा है। उसके बाद जो फाइनल इमेज बन रही है, और ये जो फाइनल इमेज बन रही है ये ऑब्जेक्ट पे ही बन जा रही है, यानी कि जो S पॉइंट है वहीं पे फाइनल इमेज बन रही है। तो उस केस में बताओ कि दोनों ही मिरर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों मिरर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो कैलकुलेट करते हैं हम। सबसे पहले हम थोड़ा एक रफली रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो पहली जैसे मान लो सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगी, यहां से एक रे निकलेगी और यहां पे एक पहला इवेंट होगा, राइट। पहला इवेंट होगा और यहाँ पे इमेज बनेगी, राइट। ये रिफ्लेक्शन करेगा और रिफ्लेक्शन करके इमेज बनेगी और उसके बाद रे लौट के जाएगी और इस कॉन्वेक्स मिरर से टकराएगी, यहाँ पे एक दूसरा इवेंट होगा, राइट। सो फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट द कॉन्केव मिरर, ये इसकी इमेज बनाएगी और ये जो इमेज बनाएगा ये सेकंड वाले जो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, राइट। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इवेंट के कॉरस्पॉन्डिंग में जो कैलकुलेशंस हैं उस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करते हैं। सो फॉर first reflection, at M1, right. So we can use here mirror formula. So 1 by F is equal to 1 by V plus 1 by U, right. So 1 by F, फोकल लेंथ की वैल्यू क्या है, फोकल लेंथ की वैल्यू है आपकी, ये तो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, दिस इज आवर पॉजिटिव डायरेक्शन, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है जो पॉजिटिव है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। सो 1 by F इज इक्वल टू 1 by V plus 1 by U। सो जो हमारा फोकल लेंथ हुआ, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है, वो है -20, दिस इज इक्वल टू 1 by V, इसे कुछ हम V1 बोलते हैं, V1, आप V1 बोल दो, राइट। सो 1 by V1 plus 1 by U1, सो 1 by V1 तो हमें कैलकुलेट ही करना है, प्लस 1 by U1,
Object distance is 30 with minus sign 30. So this becomes 1 by v1 is equal to, right, 1 by 30 minus 1 by 20, right? So this 1 by v1 is equal to, this LCM is 60, so 2 minus 3, so this is coming out to be minus 1 by 60, right? So v1 is equal to minus 60 सेंटीमीटर, तो जो v1 की वैल्यू आ गई वो माइनस 60 सेंटीमीटर, यानी कि आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, पहली रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वो 60 सेंटीमीटर पे बनेगी, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर पे बनेगी। यानी कि कुछ इस तरीके से आप एक रफली अगर सिचुएशन को ड्रॉ करो तो इमेज तो इधर ही बनेगी ना, एक रियल इमेज यहां से बन जाएगी, इधर बनेगी, राइट, क्योंकि ये माइनस साइन आ रहा है ना, माइनस साइन, तो इमेज इधर बन रही है, यानी कि ये एक रियल इमेज को फॉर्म करेगा। आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 ए रियल इमेज विल बी फॉर्म। तो यहां से ये जो इस मिरर से जो डिस्टेंस है वो है 60, तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही होगी, मान लो यहाँ पे I1, ये I1 है, राइट, और ये जो डिस्टेंस है यहां से, ये डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। तो यहां पे बेसिकली इमेज कुछ बन रही होती, अगर मान लो M2 नहीं होता तो यहां पे इमेज बन जाती, राइट, लेकिन अब तो M2 है बीच में, तो M2 क्या करेगा, M2 फिर से इसका एक रिफ्लेक्शन करेगा, और दिस एंड दिस I1, और ये जो I1 है फॉर M2 इट विल एक्ट एज, M2 के लिए ये क्या हो जाएगा, M2 के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और फिर M2 इस ऑब्जेक्ट का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना देगा, राइट। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कुछ x बोलते हैं, करेक्ट। अब यहां से हम क्या करते हैं, फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन, for second reflection at M2 पे जो सेकेंड रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो दैट विल बी 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, right? So 1 by f that is 20, this is equal to 1 by v, यानी कि 1 by v, और v क्या है, इमेज इसकी कहाँ बननी है, इमेज तो ऑब्जेक्ट पे ही बननी है ना, ऑब्जेक्ट पे बननी है, यानी कि यहाँ पे बननी है, राइट, यानी कि ये जो डिस्टेंस है x, यहाँ से जो इमेज की डिस्टेंस है वो है x विथ माइनस साइन, सो विल राइट हियर 1 by minus x plus 1 by u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ये हो गई ना, ये वाली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से ये टोटल डिस्टेंस हमें पता है, ये है 60, तो 60 से हम ये वाले डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, सो 30 plus x, सो 60 minus 30 plus x, राइट, सो दिस विल बी 60 से हम माइनस कर देंगे 30 plus x को, राइट। तो ये हमारा कुछ हो गया 1 by 20 is equal to minus 1 by x plus 1 divided by 30 minus x, करेक्ट नो, ये हमारा हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं, सो 1 by 20, ये हो गया 1 by 20 is equal to 1 divided by 30 minus x minus 1 by x, right। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करते हैं, दिस 1 by 20 is equal to x minus of 30 minus x, right, divided by x into 30 minus x, right। so 1 by 20, ये 1 by 20 हुआ, x minus 30 minus x, तो ये कितना हुआ, ये हो गया 2x minus 30 into x into 30 minus x, right। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करते हैं,
हम इसको सॉल्व करते हैं. सो दिस विल बी x into x into 30 minus x into 30 minus x, this is equal to 20 into 2x minus 30, right? So this will be 30x minus x square, 30x minus x square, 30x minus x square, this is equal to 40x minus 600. So ये हमारा हो गया x square plus 40x minus 30x, right? X square plus 40x minus 30x minus 600, this is equal to 0. This is equal to 0. So this becomes x square plus 10x minus 600. This is equal to 0. So we can solve this. अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कुछ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 20x, राइट, माइनस 600. दिस इज इक्वल टू 0. सो x प्लस 30 माइनस 20 इंटू x प्लस 30, राइट, इज इक्वल टू 0. सो x प्लस 30 इंटू x माइनस 20, दिस इक्वल टू 0. और इसे अगर सॉल्व करोगे आप तो x की वैल्यू मिलेगी 20 सेंटीमीटर. तो x की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर. इसका मतलब वो जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस इन दोनों मिरर्स के बीच में होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए, d की वैल्यू होनी चाहिए वो 30 प्लस x, 30 प्लस x, 30 प्लस 20, 50 सेंटीमीटर. तो आंसर जो d है हमारा, d, दिस इज इक्वल टू 30 प्लस 20. सो दिस इज बेसिकली 50 सेंटीमीटर. ये 50 सेंटीमीटर की वैल्यू होनी चाहिए, राइट. सो दोनों मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो डिस्टेंस होनी चाहिए 50 सेंटीमीटर. अब इसका जो दूसरा पार्ट है, सेकेंड पार्ट, इफ यू ऑब्जर्व इट इज गिवन, फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द सिंगल रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2. यानी कि M2 से अगर आप सिंगल रिफ्लेक्शन कंसीडर करो तो वो इमेज कहां पे फॉर्म करेगी, राइट. तो M2 से सिंगल रिफ्लेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग में हम इमेज को कैलकुलेट करते हैं. सो फॉर सेकेंड पार्ट, ये जो हमारा बी पार्ट है, सो for single reflection, for single reflection from M2 से जो सिंगल रिफ्लेक्शन हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो हम डायरेक्टली मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं. 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, राइट. सो 1/f, फोकल लेंथ कितनी है? फोकल लेंथ की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर. सो 1/20 इज इक्वल टू 1/v, v तो हमें कैलकुलेट ही करना है, प्लस 1/u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ये हो गई x की वैल्यू ना, और ये x की वैल्यू हमने तो अभी कैलकुलेट किया, इट इज 20 सेंटीमीटर. ये 20 सेंटीमीटर आ रहा है हमारा, राइट, ये हमने अभी कैलकुलेट किया. सो दैट इज 20, सो माइनस 20. सो ये हमारा है माइनस 20, राइट. सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट 1/v की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20, राइट. सो दैट विल बी इक्वल टू 2/20, दैट इज 1/10. सो v इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर. तो जो सेकेंड आंसर हमारा आएगा हमारा प्लस 10 सेंटीमीटर, राइट. सो दैट इज द हमारा आंसर. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं. इनटू दिस प्रॉब्लम इट इज गिवन, इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि ए लाइट रे फॉलिंग एट एन एंगल 45 डिग्री विद द सरफेस ऑफ ए क्लीन स्लैब ऑफ आइस ऑफ थिकनेस 1 मीटर, राइट. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्लैब को बनाते हैं. हमारे पास एक स्लैब है यहाँ पे, करेक्ट. This slab is given and this is a glass slab, clean slab of thickness 1 meter, right. ये दिया हुआ नहीं है कि ये स्लैब किस चीज का, ये बेसिकली ये एक स्लैब है और इसकी थिकनेस कुछ दी हुई है, दैट इज 1 मीटर. ये 1 मीटर आपको कुछ दिया हुआ है थिकनेस इसकी, और क्वेश्चन में दे रहा है कि लाइट रे फॉल जो कर रहा है, इट इज मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद द सरफेस ऑफ ए क्लीन स्लैब ऑफ आइस ऑफ थिकनेस 1 मीटर, राइट.
सो एक लाइट रे कुछ इस तरीके से फॉल कर रही है, एंड इट इज मेकिंग एंगल, और ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल, ये कुछ 45 डिग्री, ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री। और ऑफ कोर्स इधर जो मीडियम है वो एयर है। आफ्टर दैट इसके बाद बोल रहा है कि is refractive into an angle of 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हियर इज 30 डिग्री, यानी कि दिस एंगल, ये वाली जो एंगल है यहाँ से रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नेव, ये रे कुछ इस तरीके से जाएगी ना, तो ये वाली जो एंगल है ना, ये एंगल दी हुई है, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आपको दिया हुआ। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द लाइट रे टू क्रॉस द स्लैब। हमें बेसिकली टाइम कैलकुलेट करना कि कितना टाइम ये रे लेगी टू क्रॉस द स्लैब, इस स्लैब को क्रॉस करने में ये रे कितना टाइम लेगी, राइट। लेट्स से इसे मैं कुछ ए बोलता हूँ और इस पॉइंट को बी बोलता हूँ, राइट। और ये जो स्लैब है हमारा, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी नहीं हुई है, तो लेट्स से इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट्स से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस स्लैब इज म्यू। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कुछ म्यू एज्यूम कर रहे हैं, और हमें टाइम कैलकुलेट करना है कि ये कितना, ये जो रे है, ये रे कितना टाइम लेगी इस स्लैब को कैलकुलेट करने में, राइट। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है, राइट। सो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा मेन गोल होगा कि इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। एक बार हमारे पास इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट हो जाए, सो आफ्टर दैट वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, बिकॉज वी नो इफ यू चेंज द मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट विल ऑल्सो चेंज, राइट। लाइट की जो स्पीड होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। जैसे वैक्यूम में इसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो अगर आप किसी दूसरे मीडियम में इसकी लाइट की स्पीड को कैलकुलेट करोगे तो आपको म्यू से डिवाइड करना होगा, राइट। सो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, हमें याद रखना होगा कि वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और आप एयर बोलो, डिवाइडेड बाई म्यू, राइट। तो म्यू हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। जब तक हम म्यू को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो म्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, म्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम यूज कर सकते हैं स्नेल्स लॉ का। स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे यहाँ पे। सो वी कैन यूज हियर यूजिंग स्नेल्स लॉ, राइट। अगर आप स्नेल्स लॉ का यूज करो, सो μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, राइट। इसको यूज करते हैं हम यहाँ पे। तो μ1 की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, और sin I, सो sin 45 दिस इज इक्वल टू μ2 की वैल्यू, म्यू तो हमें कैलकुलेट ही करनी है, sin ऑफ R, sin 30 डिग्री। सो जो म्यू की वैल्यू होगी, म्यू की वैल्यू आप लिख सकते हो sin 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 30 डिग्री, sin 30, राइट। सो sin 45 1/√2, sin 45 इज 1/√2, और sin 30 की हो गई 1/2, सो 1/2 into 2, सो दिस इज 2/√2। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से जो हमें म्यू की वैल्यू मिली 2/√2, दैट मीन्स √2। तो ये तो हमें म्यू की वैल्यू मिल गई, और एक बार हमें म्यू की वैल्यू मिल गई, राइट, तो स्पीड ऑफ लाइट, मीडियम में जो स्पीड लाइट होगी वो हम आराम से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दैट विल बी इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई √2, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई √2, ये मीडियम में होगी स्पीड ऑफ लाइट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कितना टाइम ले रहा है, तो लाइट को कितना इस मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो लाइट को इस मीडियम में बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल जो करना पड़ रहा है दैट इज AB डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, और AB इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है वो भी हमने कैलकुलेट कर ली, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई √2, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। यानी कि टाइम हमें कैलकुलेट करना है, तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे,
हम कैलकुलेट करेंगे, यूज करेंगे फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो एक बार हम क्या करते हैं, एक बार ये जो ए बी डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, राइट। ए बी डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस ए बी की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, ए बी की कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे हम लगा सकते हैं फॉर्मूला। अब ये वाली डिस्टेंस तो हमें पता है, ये 1 मीटर है ना, ये वाली डिस्टेंस है 1 मीटर। तो आप अगर यहाँ पे लगा दो cos 30 तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो हमें पता है 1 मीटर, तो हाइपोटेन्यूज हम निकाल सकते हैं। सो यूजिंग cos 30 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल, हम बेसिकली इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, राइट। सो cos 30 इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो जो बेस की वैल्यू है वो है 1 मीटर, 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज ए बी, राइट। सो जो ए बी की वैल्यू आ गई, ये आपकी आ जाएगी 1 बाई cos 30। सो 1 डिवाइडेड बाई cos 30 कितना हुआ, √3/2, राइट। ये हो गया √3/2, ये बी की वैल्यू। सो ए बी की वैल्यू आ गई, हमें स्पीड ऑफ मीडियम भी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो टाइम तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो यहां से जो टाइम की वैल्यू होगी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, राइट। सो डिस्टेंस है हमारी 2/√3, ये डिस्टेंस हो गई, उसको हम स्पीड से डिवाइड करते हैं, और जो स्पीड है हमारी वो है 3 × 10⁸, और ये हो गई √2। सो दिस इज बेसिकली 2√2 डिवाइडेड बाई 3√3 इंटू 10⁸ सेकेंड। ये बेसिकली हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो नैनो सेकेंड्स वगैरह में, 10⁻⁻8 होगा ना, और ये सेकंड में आएगा, इसको अगर आप 10⁹ से मल्टीप्लाई करोगे, सो यू कैन कैलकुलेट इन नैनो सेकेंड एंड दैट विल बी द आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इन दिस प्रॉब्लम इट इज गिवन, इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है ए पोल ऑफ लेंथ 1 मीटर स्टैंड्स हाफ डिप्ड इन ए स्विमिंग पूल विथ वाटर लेवल 50 सेंटीमीटर हायर, राइट। तो सिचुएशन को बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक स्विमिंग पूल है, राइट, और ए पोल ऑफ लेंथ 1 मीटर स्टैंड्स हाफ डिप्ड, एक पोल है यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, ये पोल मान लो है, ठीक है। तो इस पोल का जो आधा पोर्शन है वो इस स्विमिंग पूल में डूबा हुआ है, राइट, और इसकी जो हाइट है 1 मीटर है। 1 मीटर यानी कि ये वाली जो आपकी लेंथ हो गई, ये हो गई हाफ मीटर, ये हो गई आपकी हाफ मीटर, और ये वाली लेंथ है आपकी हाफ मीटर। लेट्स से इसको मैं कुछ ए बी बोलता हूँ, राइट। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, राइट। स्विमिंग पूल विथ वाटर लेवल 50 सेंटीमीटर हायर देन द बेड, और ये जो बॉटम वाला पोर्शन है ना, ये इसे कुछ बेड बोल रहे हैं, ये बेड। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, जो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितनी है, 1.33। सो वाटर की जो म्यू है, ये जो म्यू की वैल्यू है ये है 1.33, ये हमें यूज करना है, 1.33 यूज करना है हमें, राइट। आफ्टर दैट इट इज गिवन सनलाइट इज कमिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल, जो सनलाइट आ रही है वो वर्टिकल से 45 डिग्री पे आ रही है, सनलाइट वर्टिकल से 45 डिग्री पे आ रही है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पोल की जो शैडो बन रही है वो बेड पे, यानी कि बॉटम यहाँ पे, दिस इज द बेड, नो, ये बेड है। तो यहाँ पे जो इस पोल की शैडो बनेगी, उस शैडो की लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शैडो बनती कब है। शैडो तो वो वाला रीजन होता है जहां पे लाइट पहुंच ही नहीं पाती है,
सो बेसिकली उस रीजन को हमें कैलकुलेट करना है, इस पोल की जो शैडो बन रही है, यानी कि इस पोल का वो रीजन जहां पे लाइट पहुंच ही नहीं पा रही है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप सिचुएशन को ड्रॉ करो, यहाँ पे एक रफली रे डायग्राम हम ड्रॉ करें, तो अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जैसे मान लो रे जो सनलाइट से रे ऐसे जाएगी ना, तो ये तो यहाँ से आगे निकल ही नहीं पाएगी ना, यहाँ से ये, यहाँ से तो इधर आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये पोल है ना, इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। अब यहाँ से जो रे मान लो कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो ये इधर जा नहीं पाएगी, इधर जा नहीं पाएगी, क्योंकि ये पोल है, राइट। तो एक्सट्रीम बिल्कुल यहाँ से जो रे जाएगी, ये वाली रे, अगर मान लो हम इस रे को कंसिडर करते हैं, इफ यू कंसिडर दिस रे, यहां से जो रे जाएगी, राइट, और ये वाली एंगल कितनी है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री वर्टिकल से, तो ये रे जो कुछ इस तरीके से जाएगी, तो ये रे यहां पे जाएगी, और यहां पहुंचने के बाद क्या होगा, यहां पहुंचने के बाद होगा एक रिफ्रैक्शन, राइट। ये एयर है आपका एंड दिस इज वाटर, राइट। तो यहां पे होगा एक रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के बाद रेयर से डेंसर मीडियम में रे जा रही है, यानी कि इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये रे कुछ इस तरीके से बेंड कर जाएगी, और ये जो ए है इसकी इमेज कुछ यहां ए डैश बन जाएगी, राइट। अब देखो, अब जो इस पोल का, ये जो पोल है, इस पोल की जो शैडो है ना, इस पोल की जो शैडो है वो क्या हो गई, इस पोल की शैडो इस बेड पे ये वाली डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी, ये पूरी डिस्टेंस, क्योंकि इसका जो इमेज यहाँ पे कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना, इस बेड पे यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, राइट। और ये तो यहाँ पे है, तो ये पूरी जो होगी शैडो, यहाँ से यहाँ तक जो ये वाली पोर्शन है, यहाँ इसकी तो कोई इमेज बन ही नहीं पा रही है इसकी, क्योंकि यहाँ से तो रेज जा ही नहीं पा रहा है ना, यहाँ से जो सनलाइट यहाँ पे जो आ रही है इस पोल पे, वो इधर क्रॉस ही नहीं कर पा रही है, यानी कि जो शैडो यहाँ पे बन रही है, शैडो ये वाला लेंथ हो गया, तो बेसिकली ये वाली लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। तो इस लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख लो, ये वाली जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल हमें दिया हुआ है, ये एंगल है 45 डिग्री, राइट। और ये जो एंगल है इसको हम कुछ मान लेते हैं आर। आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस तो हाफ मीटर हमें पता ही है, ये वाली डिस्टेंस हाफ मीटर है, राइट। सो first what we can do is, first we can use the Snell's law. So using Snell's law, Snell's law का यूज करते हैं। So mu1 sin I, so mu1 is 1 into sin I, that is sin 45, sin 45 is equal to mu2 sin R, mu2 is 1.33 into sin R। तो यहां से साइन आर को आप कैलकुलेट करोगे, साइन आर इज इक्वल टू साइन 45 डिवाइडेड बाई 1.33। सो साइन आर की जो वैल्यू आएगी, साइन 45 कितना हुआ, साइन 45 हुआ 1/√2, सो 1/√2 इंटू 1.33, राइट। सो 1/√2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2 की वैल्यू आएगी 1.414 इंटू 1.33। So from here we can calculate sin r. So sin r की जो वैल्यू आएगी that will be, अगर आप कैलकुलेट करो, so sin r की वैल्यू कुछ आएगी 0.53, राइट। ये sin r की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास जब sin r की वैल्यू आ गई तो हम cos r की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। सो cos r की जो वैल्यू होगी, cos r की वैल्यू वो हम लिख सकते हैं √1 minus sin square r, राइट। सो that will be equal to √1 minus sin square r, so 1 minus 0.53 का स्क्वायर, 1 minus 0.53 का स्क्वायर, and if you calculate this it will be something 0.85, ये इसकी वैल्यू 0.85 हो जाएगी, राइट। अब एक बार हमने sin r की वैल्यू को कैलकुलेट किया, cos r की वैल्यू को कैलकुलेट किया, so now easily we can calculate the value of tan r. Tan r is equal to sin r divided by cos r, राइट। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.6235, ये tan r की वैल्यू आ गई। सो हमने एक बार tan r की वैल्यू को कैलकुलेट किया, आफ्टर दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस, लेट्स से इस पॉइंट को मैं कुछ d बोलता हूँ, राइट। हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा जो मेन गोल है इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना, राइट। यहां से ये वाली डिस्टेंस BD,
इस डिस्टेंस को तो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये देखो, ये वाली एंगल कितनी है? ये एंगल 45 डिग्री है ना, ये एंगल 45 है और ये है हाफ मीटर। तो इफ यू टॉक अबाउट दिस ट्रायंगल, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस वाले ट्रायंगल की बात करें, तो इस ट्रायंगल में tan थीटा p बाई बी, राइट। सो दिस इज हाफ मीटर। सो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? हाफ मीटर होगी ना, ये हाफ मीटर हो जाएगी। यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये 1/2 मीटर है, राइट। सो अगर हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, यानी कि दिस डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी, ये है, ये वाली डिस्टेंस 1/2 मीटर, यहां से यहां तक 1/2 मीटर। अगर हम ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, सो ये पूरी शैडो की जो लेंथ है, ये जो पूरी शैडो बन रही है, इस पूरी शैडो को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस डी ए डैश, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है इसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं tan r, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये डिस्टेंस हमें पता है 1/2 मीटर। सो हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे tan r। सो tan r is equal to p by b, perpendicular is da dash divided by base कितना है? 1/2, राइट। सो da dash को अगर आप कैलकुलेट करो, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू tan r, 1/2 इंटू tan r, और tan r की वैल्यू है 0.6235। सो बेसिकली दिस इज 0.5 इंटू 0.6235। ये तो हो गई डी ए डैश की वैल्यू। डी ए डैश हमें कैलकुलेट करना है बी ए डैश, राइट, बी ए डैश। तो यहां पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बी ए डैश इज इक्वल टू बी डी प्लस डी ए डैश, बी डी प्लस डी ए डैश। सो बी डी की वैल्यू कितनी है? 0.5 प्लस 0.5 इंटू 0.6235, right? So that will be equal to 0.5 को हमने कॉमन लिया, so this is 1 plus 0.6235, so basically this is 0.5 into 1.6235, ये हमारा बेसिकली आंसर होगा। और अगर इसे आप कैलकुलेट करोगे, इसे अगर आप कैलकुलेट करोगे 0.5 इंटू 1.6235, तो ये कितना आएगा? ये कुछ आएगा 81.2 सेंटीमीटर। दिस विल कम आउट टू बी 81.2 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर होगा इस केस में।